जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने 2 छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। ये एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब जब संपत्तियों और दायित्वों को रेखा चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वो चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहें। चाहे शब्दों की हो या अंकों की, निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वो नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह के संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है। महत्वपूर्ण तो वो कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी ये होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वो अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। ये एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये मध्यम वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो ही ये कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने ये अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसीलिए मैं सिहर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्रायः ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान लें विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुधा जल्दी ही वो पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसा कमाना सीखते हैं। सन 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो ये माना जाता था कि वो होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसों का वादा नजर आता था।
आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनना चाहते हैं क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल के बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वो जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी था। चूंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती हैं, इसीलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपनी समस्याओं से उबर नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो ये है कि उन्हें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वो कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन ये नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराई कैसे जाए। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुःस्वप्न में बदलने की कहानी। मेहनती लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है। नवविवाहित, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक संकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या ये है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वो पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में ये 15% होता है क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश ये है कि ये वो पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वो अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वो अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वो अपने नए घर से मेल खाती हुई नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वो जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वो चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वो पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगते हैं। ये प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंचा टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वो जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है
कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वो ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वो मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वो मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वो राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वो अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वो खुद से वादा करते हैं कि वो बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वो मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं? वो ये नहीं समझ पाते कि समस्या दरअसल ये है कि वो अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। ये समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। ये इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वो संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती हैं। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं और इसी वजह से वो आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हैं। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वो सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वो दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ न होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें नियंत्रित कर ले। अगर वो दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वो वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वो अनुसरण करते हैं। अक्सर वो परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज्यादातर लोगों को मौत के डर से
से भी ज्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अकेले रह जाने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज्यादा मूल्यवान इसीलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। ये हर चीज के बारे में सच है, चाहे ये खेल हो, संबंध हो, करियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल आओ। ज्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है। किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित हैं। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थीं। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे, जहां वो अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वो शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वो सब अमीर डैडी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वो एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वो इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इसे इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वो नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफी था, मुझे लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे बरसों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसीलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं। जब भी टीचर कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें।
कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और उसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्रायः ये जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानने जाते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराजगी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। जो रेखाचित्र आपने देखा वो अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि ये दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने एक रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज्यादा बड़े खर्च, और इसका मतलब ये था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूं। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगा, ये एक दायित्व होगा, क्योंकि ये हमारी जेब से पैसा निकालेगा। तो यहां वो तर्क है जो मैं देता हूं। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज है, और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूं कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वो कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलर्स का उपयोग करते हैं, मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। ये तब की बात थी जब वो रिटायर हो चुके थे। इसीलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़ा नुकसान है चूके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यम वर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपने संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दें तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्च के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। संक्षेप में,
निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर आगे बताए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। पहला, समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की क्षति, अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्तियों वाले कॉलम में रखते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसीलिए वो निवेश करते ही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वो नहीं बन पाते जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान न खरीदें, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और दायित्वों का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूं, ताकि वो उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दें। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वो संपत्तियों में उसका निवेश करें। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े रहते थे। आगे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वो मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। ये रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। ये दिखाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े हैं। दाईं ओर दिया गया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम को दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्वों को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। मध्यम वर्ग संघर्ष क्यों करता है? मध्यम वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में 2 चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत, और दूसरी, ये दर्शन के तनख्वाह बढ़ने का मतलब ये है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वो अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। ये बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 योजनाएं ला रही हैं। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता,
इसीलिए वो किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसीलिए वो महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है। ये शिक्षित मध्य वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वो जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। वो खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप में तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वो दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्वों और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा बचा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी हो जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है।